नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप लोग सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देखिएगा आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ये आपको बताना है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 68वां संशोधन और ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 76वां संशोधन। तो जो साथियों पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा मिला, ये आपके 73वें संविधान संशोधन में मिला। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और ये आपका कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, सन 1992 में। इसको भी याद कर लीजिएगा, 1992 में। और ये इसमें एक संविधान में जोड़ा गया था भाग 9 और जो अनुसूची एक जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये संविधान संशोधन हुआ था 73वां 1992 में। ये आपको याद रखना। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन सॉयल के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल। तो भारत का कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन सॉयल के लिए प्रसिद्ध है? तो यानी कौन सी जो उपजाऊ काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सूखा किस प्राकृतिक कारण से सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नदियों का बाढ़, ऑप्शन बी मानसून की अनियमितता, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी हिमस्खलन। तो जो भारत में सूखा जो सबसे उसका प्राकृतिक कारण जो सबसे अधिक प्रभावी है, वो कौन सा है? मानसून की अनियमितता। कभी मानसून अधिक कभी कम, तो इसकी वजह से क्या रहता है? भारत में सूखा हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मानसून की अनियमितता। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4, किस भू आकृति को पवन का कार्य माना जाता है? ऑप्शन ए भंगाल, ऑप्शन बी बालू के टीले यानी ड्यून्स जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी जलप्रपात, ऑप्शन डी डेल्टा। तो किस भू आकृति को पवन का कार्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी बालू के टीले। यही आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। दुनिया में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारक क्या माना जाता है? ऑप्शन ए मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी आय में वृद्धि, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी वनों की कटाई। तो दुनिया में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारक माना जाता है वो क्या है? मृत्यु दर में कमी आई है, इस वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। साथियों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक कर लें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरा प्रयास यही रहता है आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे से 15 से मतलब लगभग 30 क्वेश्चंस आपको अच्छे इंपॉर्टेंट करा सकूँ, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मेरा दावा है आपको यहाँ से कि 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम्स में आप बैठें, वो चाहे टीईटी हो, सीटेट हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी, किसी में आपको मिलेंगे 100% क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए वेदों के लेख, ऑप्शन बी बौद्ध चित्रकला, ऑप्शन सी लौह स्तंभ और ऑप्शन डी मूर्तिकला। तो जो अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बौद्ध चित्रकलाएं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए लिपि लेखन, ऑप्शन बी कृषि और व्यापार, ऑप्शन सी लौह निर्माण और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। तो जो हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों कृषि और व्यापार, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। लोकतंत्र में जनमत संग्रह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन बी सरकार को हटाना, ऑप्शन सी किसी मुद्दे पर जनता की सीधी राय लेना और ऑप्शन डी मंत्रियों की नियुक्ति। तो लोकतंत्र में जनमत संग्रह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा किसी मुद्दे पर जनता की सीधी राय लेना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, समाज में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक विनाश, ऑप्शन बी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और ऑप्शन सी जनसंख्या में कमी और ऑप्शन डी सामूहिक संघर्ष। तो जो समाज में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा गतिशीलता यानी परिवर्तनशील होते रहना, यही है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है? ऑप्शन ए न्यायालय कानून नहीं मानते, ऑप्शन बी न्यायालय कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, ऑप्शन सी न्यायालय संसद द्वारा नियंत्रित है और ऑप्शन डी न्यायालय पुलिस के अधीन है। तो इसका सही जवाब होगा
भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्न में से किसे मापता है? ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा व आय, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन। तो जो मानव विकास सूचकांक है HDI वो निम्न में से कैसे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी स्वास्थ्य शिक्षा व आय। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 12। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास कराया था? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी मैकाले। तो जो वर्ना प्रेस एक्ट था ये आपका किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। कब लागू किया था साथियों? इसे लागू किया था उन्होंने 14 मार्च और ये 1878 में लागू किया था। और ये किसके लिए, किस वजह से लागू किया गया था कि जो भारतीय प्रेस हैं उनको वो नियंत्रण में लाए जा सके, कंपनी के मतलब सरकार के, जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंडर लाए जा सके, उनकी स्वतंत्रता को छीनने के लिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास कराया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारत में जनगणना किस वर्ष से नियमित रूप से शुरू हुई? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो कब नियमित रूप से आपकी चालू हुई? आपका ऑप्शन ए 1801, ऑप्शन बी 1821 और ऑप्शन सी 1872 और ऑप्शन डी 1881। तो यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे जुड़ा है साथियों, क्या जुड़ा है यहाँ पे? नियमित लिखा है। वैसे चालू तो जनगणना 1872 में हो गई थी, पहली बार जब जनगणना हुई थी 1872, लेकिन जो नियमित रूप से जनगणना पहली बार चालू हुई थी वो 1881 में चालू हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब होगा ये। और अगर आपसे पूछी जाए कि अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो आपकी टोटल 15 जनगणना हो चुकी हैं अभी तक भारत की टोटल, ठीक है। और 16वीं जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि अभी तक कितनी जनगणनाएं भारत में हो चुकी हैं, तो 15 टोटल हो चुकी हैं। और अगर भारत में जनगणना नियमित रूप से कब से शुरू हुई, तो आपको जवाब बताना 1881 ईस्वी। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 14। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किस विभाग का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए गुप्तचर विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी सेना विभाग और ऑप्शन डी न्याय विभाग। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किस विभाग का प्रमुख होता है? तो इसका सही जवाब आपको साथियों बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्व विभाग का प्रमुख होता है कौन? समाहर्ता। प्रश्न नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस विशेष निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अनाज भंडार, ऑप्शन बी गोदी यानी डॉकयार्ड, ऑप्शन सी बड़ी दीवार, ऑप्शन डी तानाबद्ध जल सेतु। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस लिए? गोदी के लिए यानी डॉकयार्ड के लिए, यानी यहाँ पे जो जिसको बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल गोदी के लिए प्रसिद्ध था। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस बनाता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी इनको देख पाते हैं तो कम से कम वीडियो को चालू करके सुन के भी आप याद रख सकते हैं। 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो ऐसे ही करता था और आज मैं सफल हूँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही अच्छा लगेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए राजाओं की संख्या अधिक थी, ऑप्शन बी विज्ञान कला और साहित्य का उत्कर्ष, ऑप्शन सी युद्ध सबसे अधिक हुए और ऑप्शन डी विदेशी आक्रमण नहीं हुए। तो जो गुप्त काल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा कि उस समय जो विज्ञान कला और साहित्य का उत्कर्ष था, चरम पर थे, तो इसलिए जो गुप्त काल को है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मछली उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी अनाज उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी बागवानी को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी कपास उत्पादन बढ़ाना। तो जो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अनाज उत्पादन बढ़ाना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। मनोवैज्ञानिक सीमा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देशों के बीच प्राकृतिक सीमा, ऑप्शन बी कृत्रिम बाढ़, ऑप्शन सी सांस्कृतिक व भाषाई भेद से बनी सीमा, ऑप्शन डी राजनीतिक समझौता। तो मनोवैज्ञानिक सीमा क्या होती है साथियों? कि ये सांस्कृतिक और भाषाई भेद से बनी सीमा होती। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 19। राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन बी शिक्षा स्तर, ऑप्शन सी वस्तुओं व सेवा का कुल मूल्य, ऑप्शन डी जनसंख्या।
तो राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, यही इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, कौन सा प्रदेश भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। तो कौन सा प्रदेश भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका साथियों बी आसाम। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है साथियों? हमारा देश भारत। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी बार पूछा गया है। दो चीज़ इसमें आप इसके अष्टांगिक मार्ग हैं वो याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सम्यक आजीविका, ऑप्शन बी सम्यक स्मृति, ऑप्शन सी सम्यक दान और ऑप्शन डी सम्यक संकल्प। तो इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए सम्यक आजीविका है, आपकी सम्यक स्मृति भी है और सम्यक संकल्प भी है, लेकिन जो ऑप्शन सी है सम्यक दान नहीं है, ये ऑप्शन इसका होगा। तो साथियों कौन कौन से हैं आपके जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो एक बार आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये हैं आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो साथियों ने याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी की कौन सी परत में जीवमंडल का विस्तार होता है? ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मध्य मंडल, मंडल है साथियों, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मंडल है, मंडल नॉट मंडल, ठीक है, तो मंडल है यहाँ पे। तो पृथ्वी की कौन सी परत जीवमंडल का विस्तार होता है? ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और स्थल मंडल का संयुक्त क्षेत्र और ऑप्शन डी अंतःकरण। तो जो पृथ्वी की कौन सी परत में जीवमंडल का विस्तार होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वायुमंडल और स्थल मंडल का संयुक्त क्षेत्र ही जीवमंडल कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ऑप्शन ए हर 2 वर्ष पर, ऑप्शन बी हर 3 वर्ष पर, ऑप्शन सी हर 5 वर्ष पर और ऑप्शन डी हर 10 वर्ष पर। तो जो कृषि जनगणना होती है साथियों वो होती है हर 5 वर्ष पर होती है, तो इसे याद रखिएगा। और जो दूसरी जो ह्यूमन जनगणना होती है वो 10 वर्ष पर होती है और जो कृषि जनगणना होती है वो हर प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत की संसद का गठन किन किन सदनों से होता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी केवल विधान परिषद। तो जो भारत की संसद का गठन किन किन सदनों से होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26, लोकसभा में धन विधेयक को पारित करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 1 महीना, ऑप्शन डी 6 महीने। तो जो लोकसभा में साथियों है धन विधेयक पारित करने की वैसे सीमा तो कोई नहीं होती, राज्यसभा में होती है, वो भी कितने दिन की होती है? 14 दिन की। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है तो आप भी इसको टिक करेंगे 14 दिन, क्योंकि लोकसभा अगर पारित कर देता है धन विधेयक तो राज्यसभा के पास जाता है, उच्च सदन पे जाता है, तो राज्यसभा को उस पर विचार करना होता है 14 दिन के अंदर। अगर वो विचार करके उसमें कुछ भी है सुझाव देती है तो ठीक है, अगर कुछ भी उसमें सुझाव नहीं देती है तो 14 दिन के अंदर वो उसको खुद ब खुद पारित मान लिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में धन विधेयक को पारित करने की अधिकतम समय सीमा 14 दिन होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो जो भारतीय संविधान में है जो समानता के अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कृषि कार्य, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ऑप्शन सी समुद्री जल का खारापन और ऑप्शन डी नदियों का प्रदूषण। तो जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण माना जाता है साथियों क्या है? ऑप्शन बी ग्रीन गैस हाउसों की वृद्धि, यही है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 29, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो जो पंचशील समझौता हुआ था साथियों भारत और किस देश के बीच हुआ? तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ये वही लगभग आपको बताना है किसका। और उस समय प्रधानमंत्री तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में हुआ था 1954 के तकरीबन। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्यकाल में एकता प्रणाली किस क्षेत्र इसमें प्रचलित थी? ऑप्शन ए वस्त्र निर्माण, ऑप्शन बी भूमि कर व्यवस्था, ऑप्शन सी न्याय प्रणाली, ऑप्शन डी सेना संगठन। जो मध्यकाल में एकता प्रणाली जो प्रचलित थी साथियों, कब थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका किसके लिए प्रचलित थी? तो ये भूमि कर व्यवस्था के लिए। और इसको किसने चालू किया था? तो ये लगभग 1226 के आसपास इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश। तो ये भी याद रखिएगा, एकता प्रणाली को स्टार्ट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तो ये रहे आपके आज बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। साथियों कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ख़राब भी लगा हो तो भी बता दीजिए कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच साथियों।